Good morning, students. So, as we are discussing chapter number one, heredity and evolution, in the last lecture, we have seen three evidences of evolution. So, we have seen about the morphological evidence, anatomical evidence, and the vestigial organs. Okay. Now, we'll head towards another type of evidence, and that is paleontological evidences. Okay. Now, a certain question may arise in our mind that do we know what type of organism or living thing survived millions of years ago? कौन से एनिमल्स हजारों लाखों साल पहले थे अर्थ के ऊपर, यह हमें कैसे पता है? ओके, नाउ हम इंसानों ने डायनासोर्स को तो देखा नहीं अपनी आंखों से. ओके, वी हैव नॉट सीन डायनासोर्स. हमें नहीं मालूम था कि डायनासोर नाम का कोई स्पेसिस होता भी है. वो कैसा होता है, वो इतना बड़ा था कि छोटा था, क्या उसका शेप शेप था, साइज कैसा था, यह हमें कुछ मालूम नहीं था क्योंकि हम लोग ने अपनी आंखों से देखा नहीं है. लेकिन आज हमें मालूम है, अलग अलग टाइप के डायनासोर्स को हम लोग ने नाम दिया हुआ है, अलग अलग टाइप के डायनासोर्स हमें मालूम है. तो ये हमें कैसे पता चला कि हजारों सालों पहले डायनासोर्स थे अर्थ के ऊपर? या फिर साइबेरियन आइबेक्स ले लो आप, या फिर आप लोग जाइंट वुली मैमोथ एलिफेंट पकड़ लो. ओके, सो ये जो एनिमल्स जिनके हम लोग नाम ले रहे हैं, ये एनिमल्स थे हजारों साल पहले अर्थ के ऊपर. ये हमें कैसे पता चला? We get this information by the remnants. Okay, by the remnants of these animals. इनका जो remaining parts रह गया था, okay, जिसे हम फॉसिल भी बोल सकते हैं. तो जो फॉसिल रह गया, वो फॉसिल से हमें क्या पता चला है कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे. फॉसिल मतलब क्या है? इनका बोन जो है, बोन का स्ट्रक्चर आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, या फिर कोई सा भी एक केमिकल पार्ट उस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर रह जाए लैंड में, लिथोस्फियर में, या फिर किसी भी अदर पार्ट ऑफ द अर्थ. ओके, सो वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट दो स्पेसीज बाय द fossils or the remaining parts, okay, remnants of those organisms. Now this secret has been hidden in the earth. Whatever we have got about these animals, okay, we have got this information knowledge from the earth. Okay, a large number of organisms get buried due to the disasters like flood, earthquake, volcano, etc. देखो, बहुत सारे जो organisms थे, लिविंग organisms, आज से हजारों लाखों साल पहले, वो सब क्या हो गए? फ्लड की वजह से, या फिर अर्थक्वेक की वजह से, या फिर वोल्केनिक इरप्शन की वजह से जमीन के अंदर क्या हो गए? बरीड हो गए, मतलब धंस गए जमीन के अंदर. उनका क्या होगा? पूरा समावेश हो गया, पूरा वो जमीन के अंदर चले गए. तो remnants and impressions of such organisms, उनके रिमेनिंग पार्ट्स, बोन का स्ट्रक्चर हम लोग ले सकते हैं, या फिर जो उनके इम्प्रेशंस क्रिएट हुए हैं रॉक के अंदर या फिर लैंड में, वो इम्प्रेशंस जो है वो कम्प्लीटली प्रिजर्व्ड रह गए. अंडरग्राउंड थे इसलिए प्रिजर्व थे कम्प्लीटली. तो ये जो रेमनेंट्स हैं, इन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं? फॉसिल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फॉसिल्स. सो इन्हीं फॉसिल्स को स्टडी करके हमें पता चला कि किस टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे हजारों सालों, लाखों सालों पहले. ओके, लाखों साल पहले किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स थे, ये हमें कैसे पता चला है? बाय स्टडिंग दोस फॉसिल्स. ओके, नाउ वी कैन से कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म कितना साल पहले था, कौन से इरा में था, ये हम लोग कैसे बताते हैं? There is one technique, okay, which is called as carbon dating method. Okay, with the help of carbon dating method, we can find out what was the period of that particular animal, in which era or in which time duration, time period the organism was found or survived. Okay, so carbon consumption of animals and plants stops after death, and since then only the decaying process of C14 occurs continuously. देखो, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपने सर्वाइवल के लिए कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं, जैसे ग्लूकोज अगर आप लोग ले लो, तो ग्लूकोज किससे बना है? ग्लूकोज में कार्बन प्रेजेंट है. तो हम लोग अपने सर्वाइवल के लिए एज अ फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन कार्बन कंपाउंड्स को कंज्यूम कर रहे हैं. ओके, सो एक बार वो लिविंग ऑर्गेनिज्म मर गया तो जो कंजप्शन ऑफ कार्बन है वो क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है कंप्लीटली. और स्टार्ट क्या होता है? डिकेइंग ऑफ द प्रोसेस. डिकेइंग प्रोसेस स्टार्ट होता है कार्बन का, मतलब जो कार्बन कंज्यूम हो रहा था वो अभी
डिके उसका स्टार्ट हो जाता है, डिकम्पोजिशन उसका स्टार्ट होता है। ओके, now in case of dead bodies of plants and animals, instead of remaining constant, the ratio between C14 and C12 changes continuously as C12 is non-radioactive। देखो होता क्या है कि जो C14 कार्बन जो है उसका डिकेइंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, और C14 से C13 एंड C13 से C12 तक वो प्रोसेस चलता है। ओके, C12 जो है वो कम्प्लीटली नॉन रेडियो एक्टिव है। ओके, सो वो जल्दी डिकम्पोज नहीं होता। द टाइम पास since the death of a plant or animal can be calculated by measuring the radioactivity of C14 and ratio of C14 to C12 present in their body। देखो C14 कितना रेडिएट हो गया है, कितना डिकम्पोज हो गया है उसका रेशियो, और C12 कितना प्रेजेंट है बॉडी में, ये दोनों का अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो हम बता सकते हैं कि वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो कितना साल पहले मरा है, कितना टाइम पहले उसकी डेथ हुई है। ओके, सो ये जो प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है, कार्बन डेटिंग मेथड कहा जाता है। ओके, इट इज यूज्ड इन पैलेंटोलॉजी and anthropology for determining the age of human fossils and manuscripts। Okay, so this process called as carbon dating method is used in paleontology and anthropology, okay, for determining the age of human fossils। so जो human fossils मिले हैं या फिर किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगर फॉसिल मिले हैं तो वो हम लोग पता कर सकते हैं कितना साल पहले था। ओके, मैन्युस्क्रिप्ट जो होते हैं, हिस्टोरिकल रिटन सोर्सेज जो होते हैं, वो रिटन सोर्सेज को भी हम लोग उसका भी टाइम ड्यूरेशन फाइंड करने के लिए ये टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। Once the age of fossil been determined by such technique, it becomes easy to deduce the information about other erstwhile organisms. It seems that vertebrates have been slowly originated from the invertebrates. Okay, after certain observations and experiments carried out on the fossils, what scientists have concluded? They have a conclusion that the vertebral animals, the animals with vertebral column, are originated from the animals which did not have vertebral column, that is invertebrates। साइंटिस्ट का कंक्लूजन क्या है कि जो वर्टिब्रेट्स एनिमल है उनका ओरिजिनेशन हुआ है इनवर्टिब्रेट्स से। ओके, नाउ हियर यू कैन सी दिस इज द सेडिमेंटरी रॉक्स एंड फॉसिल्स। सो इवोल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पे, इनवर्टिब्रेट्स पहले यहाँ पे दिखाए गए हैं, फिर उसके बाद इवोल्यूशन हुआ invertebrates का in amphibians and fishes। okay, and this evolution is converted to reptiles, and reptiles has been evolved into aves, that is birds, okay, and other mammals। Now an introduction is given. Carbon dating method is based upon the radioactive decay of naturally occurring C14, and it is developed by Willard Libby। Who is the scientist who have developed this method, carbon dating method? Willard Libby। Okay, now he has been awarded with Nobel Prize, that is 1960, in the year 1960, for this invention. So he invented carbon dating method, and for his invention he has secured a Nobel Prize, okay, in the year 1960। The age of the materials determined by this method are published in the journal known as radiocarbon। So for any script, manuscript or living organism whose age has been identified by this method, okay, that is carbon dating method, so those ages are published in a journal, and name of the journal is radiocarbon। Okay, now another evidence of evolution is the connecting link। So there are certain characteristics in living organisms which are similar, okay, somewhat similar, so there is some type of link between two other living organisms। So here in the figure you can see duckbill platypus is given, the lungfish and peripatus. Okay, these are the examples of some species. Now some plants and animals show some morphological characters by which they can be related to two different groups. Hence they are called as connecting links। Okay, देखो कुछ plants और animals ऐसे होते हैं जिनमें आपको morphological characters जो देखने मिलेंगे वो क्या आपको देखने मिलेंगे, completely same देखने मिलेंगे। ओके, सो दोनों का कुछ ना कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा या फिर रिलेटेड होगा एक दूसरे से।
सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है उसे ही क्या कहा जाता है, कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है पेरिपेटस, देखो एग्जाम्पल पेरिपेटस, कैरेक्टर्स लाइक सेगमेंटेड बॉडी, थिन क्यूटिकल एंड पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। पेरिपेटस को अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो बॉडी में आपको सेगमेंट्स देखने मिलेंगे। ओके, थिन और क्यूटिकल शेप इसका बॉडी है। ओके, और लोकोमोशन परफॉर्म करने के लिए, ओके, यहाँ पे देखो आपको पैरापोडिया लाइक स्ट्रक्चर्स देखने मिल रहे हैं। ओके, now this indicates that peripatus is connecting link between annelida and arthropoda. Peripatus क्या है? It is a connecting link between the annelida and arthropoda. Keep this in mind. It is very 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 much important. Okay, now why it is a connecting link between annelida and arthropoda? देखो peripatus के पास annelida जो फाइलम है उस फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक भी है, और आर्थ्रोपोडा नाम का जो फाइलम है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, मैमल्स का, उसका भी उनके पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। नाउ दिस एनिमल शो ट्रेचियल रेस्पिरेशन एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। पेरिपेटस का जो रेस्पिरेशन सिस्टम है वो क्या है, ट्रेचियल है और ओपन है। इसका मतलब क्या है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आर्थ्रोपोडा से मैच हो रहे हैं। लेकिन बॉडी शेप, थिन क्यूटिकल जो प्रेजेंट है उसके पास, पैरापोडिया लाइक जो ऑर्गन्स है वो किसके कैरेक्टरिस्टिक से, एनालिडा के। इसका मतलब क्या है, उसके पास एनालिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों भी फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक है। सो इन सच अ केस पेरिपिटस क्या हो गया, कनेक्टिंग लिंक हो गया एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में। okay, similarly duck bill platypus lays eggs like reptiles but shows a relationship with mammals too due to presence of mammary glands and hairs। देखो यहाँ पर डक बिल प्लेटिपस जो है ये क्या है, एक मैमल है। क्या है ये, मैमल। सो मोस्टली मैमल्स क्या होते हैं, मैमल्स जो है वो विविपेरस होते हैं। लेकिन ये जो डक बिल प्लेटिपस है वो क्या है, ओविपेरस है। क्या है ये, ओविपेरस। मतलब क्या है कि ये एग्स देता है और उसके बाद उस एग्स की हैचिंग होती है और नया ऑर्गेनिज्म सेम स्पेसिस का प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका, ओके, एग्स देने का, वो क्या है, अलग है मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक से। मैमल्स के पास कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, उसके पास, मैमल्स के पास मेमोरी ग्लैंड्स होता है और हेयर्स होता है, जो प्लेटिपस के पास भी है। इसका मतलब डक बिल प्लेटिपस जो है वो कनेक्टिंग लिंक है, ओके, between mammals and the oviparous animals. Again, lungfish performs respiration with lungs irrespective of being fish. देखो जो फिशेस होते हैं वो रेस्पिरेशन कहाँ से परफॉर्म करते हैं, गिल स्लिट से। किससे परफॉर्म करते हैं, गिल स्लिट से। ओके, लेकिन ये जो लंग फिश है वो रेस्पिरेशन गिल स्लिट से परफॉर्म नहीं करता है। इससे परफॉर्म करता है, लंग्स से परफॉर्म करता है। जैसे हम लोग अपना रेस्पिरेशन लंग्स से परफॉर्म करते हैं, वैसे ही जो लंग फिश है वो भी लंग्स से ही रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। सो इसका मतलब क्या है कि वो मैमल्स और एक्वेटिक एनिमल्स के बीच का क्या हो गया, वो कनेक्टिंग लिंक हो गया। Okay, these examples indicate that mammals are evolved from reptiles and amphibians from fishes। इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो mammals है वो reptile से evolved हुए हैं और amphibians जो है वो किससे evolved हुए हैं, fishes से evolved हुए हैं। Okay, now last evidence is embryological evidences। Okay, here you can see the embryological stages of certain living organisms। ओके, फिश का यहाँ पे आपको एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज दिया हुआ है, सैलामेंडर का है, टर्टोइस का है, चिकन, पिग, काउ, रैबिट, मैन। ओके, so in this picture also you can see that the first stage of embryological development is same in almost all the species। सभी के सभी स्पीसीज में देखो कि जो फर्स्ट स्टेज है डेवलपमेंट का वो क्या है, सेम नजर आ रहा है। ओके, फिर बहुत ही कम अमाउंट में चेंजेस आपको दिखने मिल रहे इन द नेक्स्ट स्टेज। ओके, though the change in fish and salamander is significant but in other organism this change is not significant। okay, then in third stage also there is somewhat similarity, though the similarity has been reduced। Okay, but from this particular example we can get an idea that all the living organisms which are
stated over here have been evolved from a single type of cell. Okay, the ancestral species of all this organism is common species. Okay, so this is about the embryological evidences. So we have again studied three evidences in this lecture. In the next lecture, we will see different types of observations made by scientists and their theories which are given by them. Okay, until then, goodbye.